अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि वानिकी पद्धति से किसानों को होगा फायदा। अनार के बागों में रोगों की रोकथाम के उपाय। वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता। लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ क्षेत्रीय पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। इस विधि से खेती करने को कृषि वानिकी कहा जाता है और इस दिशा में राज्य व केंद्र की सरकार किसानों को काफी बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो कौन से वृक्षों का चयन करें और इनकी देखभाल कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। अब किसान भाई बहुत मतलब कि वानिकी से संबंधित जो वन वृक्षों का है उसके प्रति लगाव मैं देख रहा हूँ दिनानुदिन मतलब कि बढ़ता जा रहा है। किसान भी पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं, किसान को भी मूलभूत आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो वनरोपण की तरफ जो खेती पर्यावरण है उसमें वनीय पौधों का समावेश करें। तो सर्वप्रथम मैं आऊँगा कि कहना चाहूँगा कि आप पहले साफ सफाई बढ़िया क्लियर कर ले, जहाँ पर वनरोपण करना हो उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर। दूसरी है कि वनरोपण किसान भाई का जहाँ तक मतलब कि हमारा सलाह है कि जो चौड़े मेड़ है तो उसका चुनाव करें, या कोई बंजर जमीन जहाँ आप मतलब खेती में जो लागत लगता है उसका अनुरूप आपको उसे आय नहीं होता है वैसे जमीन, और अगर उपजाऊ भूमि भी हो उसके चौड़े मेड़, इन सब क्षेत्रों का आप चयन कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम आता है उसमें पिट डिगिंग। तो पिट डिगिंग का काम हमेशा जो चौड़े मेड़ है उसको आप रेखीय वनरोपण करिए, सीधी, खास करके वैसे पगडंडी वैसे चौड़े मेड़ जो पूरब से पश्चिम दिशा में जाता हो। उसका क्या कारण क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें जो खेती के लिए अब मतलब की जरूरी है वो आपका एक पौधे का छाया दूसरे पौधे पर पड़े, न कि आपके फसलों पर पड़े। तो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, इस तरह से मतलब कि आप उसका मिट्टी की खुदाई करें और चिलचिलाती धूप में कम से कम 15-20 दिन उसको मतलब कि सूखने देना है। उसमें जो छिपे हुए कीट व्याधि इत्यादि है वो दूर हो जाएगा, फफूंद का भी नाश हो जाएगा।
कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुरूप हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छाटते रहना चाहिए। इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्षों संबंधी जानकारी होना जरूरी है। हम ये भी सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आप अपने खेतों के बीच में, जिसमें खेती करते हैं, वैसे बीचों उसके खेत के बीच में भी अगर कतार बनाना चाहते हैं तो आप 6 मीटर और या 8 मीटर इतना अंतराल पर आप पौधों का दूसरा कतार खड़ा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। इस तरह से मतलब का इसका भी उद्देश्य अलग अलग है। अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं, जैसे गम्हार लेते हैं, तो जो है एक कतार से दूसरी कतार की दूरी थोड़ा बढ़ा दीजिए 6 मीटर 8 मीटर, जिसमें कि आपका ट्रैक्टर, हल इत्यादि उसका मूवमेंट बहुत आसान हो जाए। जो बनिए पौधे हैं उसके साथ अगर कृषि फसलों का समावेश कर रहे हैं तो कृषि फसल में चुनाव करिए कि वो लेग्यूमिनस, खास करके दलहनी फसल, चाहे वो खरीफ मौसम में हो चाहे रबी मौसम में, दलहनी फसल का समावेश जरूर करिए। इससे मतलब क्या होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति का लाभ आपको पेड़ को भी मिलेगा और पेड़ के पत्तों का लाभ भी आपको कृषि के फसलों पर मिलेगा। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे विन्यास अपनाते हैं तो आपको प्रति इकाई भूमि से अधिकतम लाभ आपको प्राप्त होगा। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर भी रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी और ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रथम 10 वर्ष अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं तो प्रथम 10 वर्ष आपको मतलब सीधी, जो जैसे टीक लेते हैं, शीशम लेते हैं और भी महोगनी लेते हैं, और भी मतलब कि जो है जो इमारती लकड़ी है जैसे बीजा साल हो गया, उसी तरह से और भी मतलब कि जो काष्ठीय लकड़ी है जिसका उपयोग आप घर बनाने, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 मीटर और एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 2 मीटर रखना आवश्यक है। पौधे लगाने का सवाल है, जहाँ तक वनरोपण का सवाल है तो वनरोपण आप तभी करें जब 100 मिलीमीटर लगभग बारिश हो जाए। 100 मिलीमीटर बारिश हो जाने से क्या होता है कि उसमें मिट्टी में सैचुरेशन आ जाता है। जो भी मिट्टी भरे हैं उसमें भरा हुआ जो हवा है वो बाहर निकल आएगा। और जब वनरोपण करेंगे तो प्रति पौधे 20 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम DAP और करीब 15 ग्राम MOP डाल करके प्लांटेशन करेंगे। उसको डाल देंगे, मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ साथ 2 से 4 ग्राम प्रति गड्ढे कीटनाशी और 1-1.5 ग्राम मतलब कि ऊपर मिट्टी में डाल के अच्छी तरह से मिला करके और इसको तब वनरोपण करेंगे। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा मतलब कि परिणाम आएगा। कार्बेंडाजिम पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर, 10 लीटर पानी में है तो 20 ग्राम कार्बेंडाजिम घोल करके और उसी से मतलब पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि फफूंद से होने वाली जो आपका नुकसान है वो नहीं होगा। कीट जो है खास करके दीमक है उससे आपका बचाव हो गया। ऐसा करने से आप अधिक से अधिक मतलब की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक मतलब कि देखभाल का सवाल है तो प्रथम वर्ष 3 बार निराई गुड़ाई करना है। आपका वनरोपण के 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद प्रथम निराई गुड़ाई, इसके बाद उसके 1-1.5 महीने के बाद दूसरी निराई गुड़ाई। इस तरह से मतलब अंतराल पे जब भी देखें वहाँ खरपतवार तो इतने अंतराल पर आपको 3 बार मतलब उसकी निराई गुड़ाई करना है, देखभाल करना है। इन पद्धतियों से फलदार वृक्ष, चारा, खाद्यान्न, फसलें और ईंधन की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न सब्जियां और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। कृषि वानिकी द्वारा न केवल खेती योग्य भूमि एवं जंगलों पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा मृदा संरक्षण के अलावा पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अनार की खेती बिहार में तेजी से फल फूल रही है। अच्छी आमदनी के चलते किसान अनार की बागवानी को बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन कई बार अनार के बागों में विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगते हैं, जो कि उत्पादन और फलों की क्वालिटी को कम कर देते हैं। इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर आर.एन. गुप्ता से। इसमें अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और एक बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज लगती है। और इसके अलावा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको उक्टा रोग बोलते हैं, विल्ट रोग बोलते हैं, ये मुख्यतः इसमें बीमारियां लगती है। तो सबसे पहले हम अल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करते हैं। अल्टरनेरिया ब्लाइट में जो है, इसमें पत्तियों पे छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। कालांतर में जब फल लगते हैं तो उसमें भी काले काले छोटे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसके कारण है कि जो है फलों की गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। तो इस रोग को रोकथाम करने के लिए जो है एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का मिक्सर का, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई पड़े उसमें आपको इसको स्प्रे कर देना है। और अगर ज़रूरत पड़ने पर इसकी दूसरी दवा का स्प्रे जो है 15 दिनों के अंतराल पे कर देनी है। इस तरह से हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। फल सड़न रोग यह फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में गोलाकार काले रंग के धब्बे फल, पुष्प और डंठल पर बन जाते हैं। काले धब्बे पुष्पीय पत्तियों से शुरू होकर पूरे फल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। दूसरी रोग जो है आपका सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है। ये भी आपका जो है, इसमें भी छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, थोड़ा सा गड्ढे बनते हैं। इस तरह से जो है इस रोग का भी जो है होने से फलों की जो है विकृति आ जाती है और पौधे की क्वालिटी भी आपको कम जाती है। ये भी हमारा जो है फफूंद जनित रोग है। इसमें भी आप यही दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, माने कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब। इसमें है कि कोई एक दवा जो है वो कॉन्टैक्ट है, दूसरा सिस्टेमिक है। तो जैसे भी कॉन्टैक्ट में आने पे वो काम करते हैं और दूसरा सिस्टम में जाम करते हैं। तो इस तरह से आप इसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको इससे रोग से बच सकते हैं। तीसरी जो बीमारी आती है वो एंथ्रेक्नोज रोग बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि इसमें बैगनी रंग के छोटे छोटे काले धब्बे बन जाते हैं और फलों पर भी छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं और इसमें बैगनी रंग के धब्बे बनते हैं और उसके किनारे किनारे पीले जैसे येलो हेलो जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण भी जो है फलों की क्वालिटी कम जाती है और इसकी गुणवत्ता काफ़ी कम जाती है। इस रोग को भी रोकथाम करने के लिए आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की दवा का ही जो है इस्तेमाल करना है। जितने भी फफूंद जनित रोग हैं सारे में ये दवा काफ़ी इफेक्टिव है। इसकी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको इसको उपचार कर देना है। अनार में फलों का फटना एक गंभीर समस्या है। यह समस्या शुष्क क्षेत्रों में बहुत तेजी से होती है। इस विकृति में फल फट जाते हैं, जिससे फलों की भंडारण क्षमता कम हो जाती है। फल पर फफूंदों के आक्रमण के कारण फल जल्दी सड़ जाते हैं, जिसका बाजार भाव कम मिलता है। और तीसरी जो एक बीमारी आती है उक्टा, जिसको हम लोग विल्ट बोलते हैं। ये भी काफ़ी जो है अनार के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बीमारी जो है मृदा से होती है और ये धीरे धीरे जड़ों से लेके पौधे के अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उसके जो वस्कुलर सिस्टम है उसमें जाते हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी उसका वस्कुलर बंडल है उसके स्पोर से भर जाते हैं। फलतः जो है जड़ जो है जल जो है पत्तियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। फलतः पत्तियां जो है ऊपर से ही इसको सूखना शुरू हो जाती है। दूसरा आपको अगर कंफर्म करना है तो अगर इसके तने को अगर बीज से हम अगर चिढ़ते हैं तो इसमें काले और भूरे रंग की धारियां दिखाई पड़ती है। अगर काले और भूरे रंग की अगर धारियां दिखाई पड़ने लगे तो आप निश्चित रूप से माने कि ये हमारा उक्टा की समस्या है। तो बचाव की स्थिति में जो है
आप उसको जो दवा मैंने बताया उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का जो स्प्रे है उसको बचाव के रूप में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको स्प्रे कर सकते हैं। जो भी स्वस्थ पौधे जो उसके आसपास हैं उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि उसमें वो बीमारी ना फैले। बागवान भाइयों, रोग से प्रभावित टहनियों और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही प्रकोप की स्थिति में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम और मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर बागों में छिड़काव करें। लेकिन अगर आंशिक उकटा की समस्या है, पार्शियल बिल्टिंग है, तो ये निश्चित रूप से उकटा की समस्या है। उकटा की रोग की समस्या के लिए निदान करने के लिए किसान भाइयों को बहुत पहले से अलर्ट होना चाहिए। आपको जो है खेतों का जो है सही चुनाव होना चाहिए। खेतों जो है में जो है आपको जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो है उकटा से पहले कोई ग्रसित खेतों का न हो, स्वस्थ हो। अगर उस तरह का खेत है तो उसमें भी आप सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा डालिए और जिस समय आप मैंने खेत उसको पौधे को लगा रहे हैं उस समय भी आपको ट्राइकोडर्मा और सड़ी हुई गोबर की खाद आपको इस्तेमाल करना है। उससे क्या है कि आपका यह प्रकोप कालांतर में काफ़ी कम जाएगा। और दूसरी है कि आपको खेतों में जो है पोटास की कमी होती है, उसके कारण भी प्रकोप इसका कम जाता है। तो आपको खेतों में पोटास करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उसमें डालना है ताकि ये रोग रोधी क्षमता उसमें विकसित हो सके। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में धान की खेती ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और इस फसल से उत्पादन लेने के लिए किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ इन रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी बीजीए का प्रयोग करके यूरिया जैसे पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं। और बीजीए बनाने की विधि के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर NC गुप्ता से। किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। आज मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नील हरित शैवाल और ऐसे भाषा में काई जिसको कहते हैं, यह एक तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो भूमि को प्रदान करता है और ये भूमि में जब मट्टी में जब प्रदान होता है तो वो पौधों को नाइट्रोजन देता है। इसको हम उपयोग करने से, नील हरित शैवाल को उपयोग करने से यह पाया जाता है कि 25 से 30 किलो यूरिया हमें बचत होता है, जो 45 से 60 किलोग्राम यूरिया को हम बचत करते हैं। अब है इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कि नील हरित शैवाल एक छोटे सीमांत किसान अपने यहाँ भी बना करके और इससे से अधिक अपने खेत में उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीजीए बनाने की विधि के बारे में। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा
और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलीथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम ग्लेमनाइट शीट को अगर नहीं करते तो इसे हम सीमेंट का भी हम बना सकते हैं, सीमेंटेड का भी बना सकते हैं। ग्लेमनाइट शीट में फिर 10 केजी हम दोमट मट्टी, उपजाऊ मट्टी को डालते हैं। उसमें 100 से 200 ग्राम रॉक्स फॉस्फेट डालते हैं और 10 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट नामक रासायनिक है, उसको डाल करके अच्छी तरह हम ट्रे में मिला देते हैं और ट्रे में हम 4 से 5 इंच पानी भर देते हैं ताकि वो मट्टी नीचे की ओर बैठ जाए। इसके बैठने के उपरांत हम फिर इसमें 200 से 250 ग्राम नीलहरी शैवाल की बीज को छिड़काव करते हैं और यह एक माने धूप प्रकाश संश्लेषी माने धूप में पूरी तरह धूप में होना चाहिए, ठंडी अवस्था में नहीं। जो धूप में होने से इसकी पैदावार बहुत जल्दी से होता है, 15 से 20 दिनों में इसकी पैदावार होती है। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। एक ट्रे से 2 से 3 बार हम शैवाल का कलेक्शन कर सकते हैं, जो 4 से 5 केजी शैवाल के बराबर होता है और इसको अच्छी तरह से हम धूप में सुखा कर करके 2 साल तक कम से कम हम अपने पास रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बनाने की विधि कि हम इस तरह बनाते हैं। अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इसके उपयोग करने से क्या फायदा होती है। या शैवाल धान के खेत में हम उपयोग करते हैं। अगर एक ही खेत में बार बार अगर हम शैवाल का यूज कर रहे हैं धान के खेत में, तो बाद में फिर हम शैवाल का उपयोग नहीं भी करने से शैवाल उसमें पाया जाता है और हम इस तरह 20 से 25 केजी नाइट्रोजन मिलता है इसके अति देने से। शैवाल को उपयोग करने से एक तो मट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो बरकरार रहती है। सबसे पहला भूमि में उर्वरकता शक्ति बरकरार रहता है और इसे खेत में उपयोग करने से, धान के खेत में उपयोग करने से 15 से 20% उपज में वृद्धि होती है। यह हम लोगों का कृषि महाविद्यालय में देखा गया है कि 15 से 20% आपका उपज में वृद्धि होगी और जो भी पौधे में जो कीटनाशक जो लगते हैं वो उसमें सुधार होती है, उसको देखने में सुधार होती है कि एकदम एक तरह से ये जैविक खाद है और जैविक खाद के उपयोग करने से पौधा हष्ट पुष्ट पाया जाता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामनगर, जिला मुंगेर के गंगा दयाल ने। आपने भिंडी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अभी हम गरमा में बोई गई भिंडी फसल के बारे में, के प्रमुख कीटों के बारे में एवं उसके निवारण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस कीट का प्रकोप भिंडी की फसल में अधिक होता है। यह सुंडी बेलन के आकार की होती है। इसके शरीर पर हल्के पीले, संतरी, भूरे रंग के धब्बे होते हैं। आरंभिक अवस्था में ये सुंडियां कोपलों में छेद करके अंदर पनपती हैं, जिसकी वजह से कोपलें मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। बाद में ये सुंडियां कलियां, फूलों और फलों को नुकसान करती हैं। ये फल में छेद बनाकर अंदर घुसकर गुदा खाती रहती हैं।
जिससे फल कीट से ग्रसित हो जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। अब हम इसके प्रबंधन के बारे में कुछ बात करेंगे। अगर उन्हें पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर किसी खास प्रभेद में कम प्रकोप देखा गया हो तो उस प्रभेद का चयन करें सबसे पहले। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप जो है नर कीटों को आकर्षित करता है, जिसके कारण उनकी प्रजनन प्रक्रिया प्रभावित होती है और कीटों की संख्या में कमी हो जाती है। तो फेरोमोन ट्रैप 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी की दर में छिड़काव सकते हैं। दूसरा कीट है सफ़ेद मक्खी या सफ़ेद रंग का एक छोटा सा मक्खी कीट है जो पौधे के सारे ऊपरी भाग, तना, पत्तों से रस चूसता है और रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। यह एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव भी करता है जिसे सूटी मोल्ड भी कहते हैं। वह चिपचिपा पदार्थ के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित हो जाती है। यह कीट के रूप में तो कम, लेकिन एक विषाणु जनित रोग के वाहक के रूप में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके बचाव के लिए किसान पीले रंग का चिपचिपा ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा सकते हैं। इस ट्रैप में उन्हें बहुत ही कम लागत पर अधिक मुनाफा मिल सकता है। इस चिपचिपे ट्रैप में मक्खियां आकर चिपक जाती है, जिससे कि उनका प्रबंधन किया जा सकता है। दूसरा, प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। जब भी किसी भी पत्ते में मुड़ाव दिखे या मक्खी वाला दिखे तो उस पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। नेत्रजन का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर अधिक कीट की संख्या बहुत अधिक हो तो कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोपिड, जिसे सभी किसान परिचित होंगे, का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव किया जाता है। यह माइट पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर भारी संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ पत्तों की निचली सतह से रस चूसते हैं। लाल माइट के प्रबंधन के लिए प्रेमपट 20 EC नामक कीटनाशक दवाई का प्रयोग करें। इसकी 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 2 छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। अगर किसान भाई इस सब बातों को ध्यान देते हैं और तो वो कम लागत में अधिक आमदनी पा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामूजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।